गुड इवनिंग क्लास। देखो हम पार्ट 2 पे पहुंच गए हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के। पार्ट 1 में जो हमने देखा था मीनिंग एंड फंक्शन। मीनिंग में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, पॉलिटिकल पार्टी इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कंटेस्ट इलेक्शन। अब देखो इन्हें क्या करना है, चुनाव लड़ना है पहली चीज़। फिर क्या करेंगे, गवर्नमेंट बनाएंगे और गवर्नमेंट बना के दे विल रन दी नेशन, राइट, दे विल रन दी गवर्नमेंट ऑफ द नेशन रादर। ठीक। अब देखो हमने इनके कल जब पुराने लेक्चर में पार्ट 1 में पढ़े हैं, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा हो तो एक बार पहले पार्ट 1 देख लीजिए, फिर इसको कंटिन्यू कीजिए। पार्ट 1 में हमने देखा था 7 फंक्शंस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। हमने एक फंक्शन देखा था, दे फ्रेम द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट एंड दे मेक द लॉज फॉर द नेशन। देखो जनरली जब हम नेसेसिटी पढ़ेंगे, जो हमारा तीसरा टॉपिक है मीनिंग और फंक्शन के बाद, तो एक्चुअली में जो फंक्शन है वही उनकी नेसेसिटी है। क्योंकि फंक्शन क्या है, दे रन दी गवर्नमेंट ऑफ नेशन प्लस, और नेसेसिटी क्या है उनकी कि भाई कोई तो होना चाहिए कंट्री में लॉ बनाने के लिए। तो लॉ बनाने के लिए काम किसने किया, पॉलिटिकल पार्टीज ने। ठीक। अब देखो फंक्शंस के बाद जब हम नेसेसिटी पढ़ रहे हैं तो पहला नेसेसिटी का तो आंसर वहीं से आ गया, लेकिन फिर भी हमें 2-3 पॉइंट देखना चाहिए कि वाई पॉलिटिकल पार्टीज आर रिक्वायर्ड। क्या बिना पॉलिटिकल पार्टी के काम नहीं चल सकता? देखो काम तो चल सकता है। पॉलिटिकल पार्टी बनाने के लिए सिर्फ मैं और आप काफ़ी हैं। वी कैन रन दी political party, although there are few chances that it will be recognized and registered, right? But ऐसा कुछ नहीं कि हम नहीं बना सकते, हम भी बना लेते हैं और पॉलिटिकल पार्टी के साथ साथ इलेक्शन हम लड़ सकते हैं। ये बात अलग है, तुम्हारी शक्ल देख के वोट कोई तुम्हें देगा नहीं, है ना। नेसेसिटी में आओ। देखो देखो बेटा, मॉडर्न डेमोक्रेसी कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट पॉलिटिकल पार्टी। देखो जब भी आपको अगर डेमोक्रेसी करना है, डेमोक्रेसी का मतलब कोई पार्टी होगी वो चुनाव लड़ेगी। अगर पार्टी नहीं है और वो कैंडिडेट बस है, दैट टू कैंडिडेट विदाउट पार्टी, तो वो कैंडिडेट क्या करेगा, अपने एरिया का डेवलपमेंट करेगा, राइट। अपने एरिया के लिए तो वो अकाउंटेबल है, उसके लिए आप उसको पकड़ सकते हो। अगर उसने काम नहीं किया आप उसको बदल सकते हो। व्हाट अबाउट द कंट्री, कंट्री के लिए कौन लाइबिलिटी लेगा, कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कंट्री के लिए, कौन अकाउंटेबल होगा। इन चीज़ों को देखने के लिए हमारे पास सबसे ज़रूरी चीज़ होती है पॉलिटिकल पार्टी। दैट मीन्स मॉडर्न डेमोक्रेसी कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट पॉलिटिकल पार्टी। अब देखो, इफ़ अ कैंडिडेट इज़ देयर विदाउट पार्टी, फॉर एग्जाम्पल इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, इंडिपेंडेंट किसके लिए अकाउंटेबल है, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है वो देश भर की नहीं ले सकता। देश भर की लेने के लिए हमें चाहिए एक पार्टी, या देश छोड़ो सिर्फ एक स्टेट की बात करें, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए हमें क्या चाहिए, एक पार्टी जो आपके स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले। बात समझ में आई आपको? अब देखिए, अच्छा एक चीज़ और है, अभी क्या होता है, हम चुनाव जीत गए तो हम आपको ये देंगे, हम चुनाव जीत गए तो ये चीज़ें सस्ती कर देंगे, या क्या हो रहा है, ये प्रॉमिस किए जा रहे हैं। अगर सिर्फ कैंडिडेट अकेला होगा तो ये प्रॉमिस वाला पार्ट आपका ख़त्म हो जाएगा, कोई आपसे प्रॉमिस नहीं करेगा। क्यों? वो कर ही नहीं सकता ना, वो अकेला आदमी क्या कर लेगा, आपसे प्रॉमिस कर सकता है? नहीं कर सकता। मतलब उसकी लाइबिलिटी अब नहीं बनती, उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं बनती, वो प्रॉमिस नहीं कर सकता। बात समझ में आई? दैट इज़ वाई वी नीड a party. Without party modern democracy cannot function. क्या बोला मैंने आपको? एक चीज़ और देखो, अगर आपको देश में कोई रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट चाहिए या देश का रिप्रेजेंटेशन चाहिए इंटरनेशनल लेवल पे, तो देश को कौन रिप्रेजेंट करेगा, ये भी एक सोचने वाली चीज़ है। तो पॉलिटिकल पार्टी क्या है, दे आर द इमरजेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या होती है बेटा? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी ऐसी डेमोक्रेसी होती है जहाँ पे आपके लिए रिप्रेजेंट करने, आप यानी कॉमन जनता को रिप्रेजेंट करने, आपके जो आइडियाज़ हैं उनको रिप्रेजेंट करने आप एक आदमी को चुनते हैं,
और वो आदमी जाके आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करता है। देखो बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़े देश में बहुत सारे आइडियाज़ हैं, सबके अलग अलग आइडियाज़ होंगे, सबके आइडियाज़ नहीं माने जाते, तो सबके आइडियाज़ को, सबके आर्ग्यूमेंट्स को एक साथ ग्रुप किया जाता है। एक पॉलिटिकल पार्टी अपना मैनिफेस्टो बनाती है, मैनिफेस्टो में ऑलमोस्ट सबके हित की बात की जाती है। जैसे ही वो मैनिफेस्टो आता है उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी को वोट करते हैं। दैट मीन्स पॉलिटिकल पार्टी, इट रिप्रेजेंट्स द इमर्जेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, जहां आप किसी के द्वारा रिप्रेजेंट किए जा रहे हो। ऐसा तो है नहीं कि आप खुद जाके पार्लियामेंट में बैठ जाओगे, भाई आपने वोट दी, ऑन बिहाफ ऑफ यू समवन एल्स इज गोइंग एंड ही इज रिप्रेजेंटिंग योर कॉन्स्टिट्यूएंसी। ऐसे ही नेशनल लेवल पे होता है, देश का व्यू पॉइंट रिप्रेजेंट करने कौन आया, एक पॉलिटिकल पार्टी। देश की जो पॉलिसीज़ हैं, फंक्शंस हैं, वो कौन बना रहा है, एक पॉलिटिकल पार्टी। दैट्स वाई पॉलिटिकल पार्टी इज़ रिक्वायर्ड। ये इसकी जो नेसेसिटी है, ये इसमें दूसरा पॉइंट हो गया। पहला पॉइंट क्या था कि मॉडर्न डेमोक्रेसी कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट पॉलिटिकल पार्टी। क्यों, मैंने आपको रीज़न दिया, कैंडिडेट विदाउट पार्टी। दूसरा पॉइंट क्या है, political parties are now creating the emergence of representative democracy. That means they are now equivalent to representative democracy. Without representative democracy, you cannot have a good say in a parliament. Representative democracy जब ही आएगी, कब आएगी, जब एक पॉलिटिकल पार्टी आपके पास होगी। यदि पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, यदि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी नहीं है, तो वो डेमोक्रेसी अच्छी नहीं मानी जाती। बात समझ में आई। तीसरा देखो, अगर पॉलिटिकल पार्टी, मान के चलिए पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, तो गवर्नमेंट की पॉलिसी को सपोर्ट कौन करेगा, क्रिटिसाइज कौन करेगा। बात समझ में आई। तो दैट मीन्स mechanism required to support or restrain the government, make policies, justify or oppose them। यदि पॉलिटिकल पार्टी नहीं है तो आप तो जस्टिफाई कर नहीं सकते, या आप जाके घर पे से तो अपोज कर नहीं सकते, है ना। कोई आइडिया आपको नहीं पसंद आ रहा, अपोज करना है। फॉर एग्जांपल आप नहीं चुनाव जीते, तो आप क्या होंगे, मेंबर ऑफ अपोजिशन। ठीक, मेंबर ऑफ अपोजिशन हुए, आपको नहीं पसंद आ रही कोई पॉलिसी, तो आप क्या करेंगे, यू विल अपोज देम। तो व्हाई डू वी नीड अ पॉलिटिकल पार्टी, या व्हाट इज़ द नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। इस तरीके का एक 3 मार्कर का क्वेश्चन आप लिख लीजिए, व्हाट इज़ द नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। उसमें ये 3 चीज़ें लिख के तीनों का जस्टिफिकेशन दे दीजिएगा। पहला क्या होगा, modern democracy cannot exist without political parties, because if this will happen, candidate without party will not be accountable to the nation, right? Second, if political parties are not there, then there won't be any representative democracy. Political parties are the mirror of representative democracy. Third, you need a mechanism to support or refrain the government to make policies or to justify or oppose them। बात समझ में आई। तो ये 3 पॉइंट किस चीज़ के हैं कि वाई पॉलिटिकल पार्टी इज़ नेसेसरी। तो ये क्या हो गया, नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़। अब देखो मैंने क्या बोला, हम और आप मिलके एक पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं। वोट कोई दे या ना दे ये बात की बात है, बट पॉलिटिकल पार्टी बनाना आसान काम है, हम बना सकते हैं। जैसे ही पॉलिटिकल पार्टी बनाई, उसको हमें रजिस्टर कराना पड़ेगा। ठीक, आज की डेट में 750 रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं हमारे यहाँ। कितनी, 750 रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। अब देखो 3 मार्कर सिस्टम जो जनरली आता है, 3 मार्कर में एक पूछा जाता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट कैन बी देयर। ठीक, देखो, या हाउ मेनी टाइप ऑफ पार्टी सिस्टम कैन बी देयर। देखो अब
हाउ मैनी पॉलिटिकल पार्टीज कैन बी देयर, या हाउ मैनी टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज कैन बी देयर, इस तरीके का क्वेश्चन 3 मार्कर में आता है। तो हाउ मैनी टाइप्स में जब भी आएगा तो जनरली हम आंसर देते हैं देयर आर 3 टाइप ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। पहला सिस्टम होता है वन पार्टी सिस्टम। वन पार्टी सिस्टम का मतलब होता है जहाँ सिर्फ एक ही पार्टी हो, उसके अलावा कोई और पार्टी नहीं हो सकती। जब एक ही पार्टी है तो क्या फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा? अच्छा, लीगली लिखा रहेगा कॉन्स्टिट्यूशन में कि आपको भी बोलने का अधिकार है, मगर बात सुनना, आप एक ही पार्टी है। फॉर एग्जांपल चाइना की पार्टी ले लो आप, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी। अगर आप उसके अगेंस्ट बोलेंगे, वो आपके साथ क्या करेगा आपको भी नहीं पता। यानी वन पार्टी सिस्टम में देयर कैन नेवर बी फ्री एंड फेयर इलेक्शन। अच्छा, जो चुनाव में जीतेगा वो कौन होगा? सर्वे सर्वा, खड़ा भी एक ही आदमी होगा फिर, क्योंकि एक पार्टी है, एक ही आदमी खड़ा होगा। अब उसके हारने के चांस क्या हो गए? ज़ीरो, यानी वो ही जीतेगा। दैट इज़ कॉल्ड वन पार्टी सिस्टम। इट इज़ नेवर गुड फॉर एनी डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या होती है? रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होना चाहिए, एंड इट इज़ फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड टू द पीपल। वन पार्टी सिस्टम में ये कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाता है। दूसरी चीज़ देखो, टू पार्टी सिस्टम। टू पार्टी सिस्टम है यूएसए और यूके में। यहाँ सिर्फ दो दो पार्टी चलती हैं, ऑल्दो छोटी मोटी चंगू मंगू पार्टियाँ रहती हैं, मगर वो किसी काम की नहीं रहती हैं। तो जब भी टू पार्टी सिस्टम आएगा बेटा, टू पार्टी सिस्टम में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव मान के चलो, एक होगा गवर्निंग और दूसरा होगा अपोजिशन। जो गवर्निंग होगा वो आपके देश के लिए गवर्न करेगा, अपोजिशन वाला जो गवर्न कर रहा है उसकी पॉलिसीज के लैकूना ढूंढेगा, ठीक। तीसरा होता है मल्टी पार्टी सिस्टम। अब मल्टी पार्टी सिस्टम का मतलब होता है जहाँ पे, जैसे सपोज इंडिया है, इंडिया में कितनी रजिस्टर्ड है, मैं क्या बोला, 750 रजिस्टर्ड पार्टी। ये जो पार्टी सिस्टम होता है इसको बोलते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम, ठीक। अब देखो, मल्टी पार्टी सिस्टम में जब भी गवर्नमेंट बनती है, यानी चुनाव हुआ, दो चार पार्टियां एक साथ आईं, जब वो एक साथ आएंगी चुनाव लड़ने के लिए, दैट इज़ नोन एज अलायंस, जहां पार्टीज ज्वाइन हैंड्स। बात समझ में आई? अभी चुनाव जीते नहीं है, गवर्नमेंट नहीं बनी, अभी क्या हुआ? ओनली पार्टीज हैव ज्वाइंड हैंड्स। नाउ सेकेंडली, व्हेन दे विल फॉर्म दी गवर्नमेंट, कौन सी गवर्नमेंट कहलाएगी? वो कहलाएगी कोएलिशन गवर्नमेंट। इसमें भी अब एक चीज़ समझो आप, कोएलिशन गवर्नमेंट अच्छी होती खराब होती है? सोचो एक मिनट को। देखो, कोएलिशन गवर्नमेंट देश के लिए अच्छी भी होती है खराब भी होती है। अच्छी क्यों होती है? देश के सारे हिस्से से सारे लोग रिप्रेजेंट हो जाते हैं। कोएलिशन मतलब मान के चलो कुछ 10 पार्टियां मिल गई, उनने मिलके देश की सरकार बना ली, ठीक। तो 10 तो लोगों को रिप्रेजेंटेशन तो मिला, 10 तरीके की आइडियोलॉजी तो रिप्रेजेंट हुई, तो इसीलिए ये अच्छी होती है। लेकिन ये खराब क्यों होती है? फॉर एग्जाम्पल, मान लो कोई गुस्सा हो गया, मुझे मंत्री बनाओ नहीं तो मैं जा रहा, और मैं चला गया तो सरकार गिर जाएगी। तो क्या करना पड़ेगा? अब आपको उसकी भी सुनना पड़ेगी। तो ये ऐसी सरकार इनस्टेबल होती है। समझ में आया? तो क्या हुआ, कोएलिशन का फ़ायदा क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव ज़्यादा होते हैं, यानी फेडरल कैरेक्टर अच्छे से देश का निकलता है, यानी फेडरल कैरेक्टर जो है वो स्ट्रांग हो जाता है जब कोएलिशन गवर्नमेंट आती है। खराब क्या है? इनस्टेबिलिटी बढ़ जाती है। यहाँ तक बात समझ में आ गई हो? अगर कोई डाउट नहीं हो तो बताओ, हम आगे बढ़ें, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर देना। चलो, अब देखो, आपने दो चीज़ें पढ़ ली कि हमारी अलायंस गवर्नमेंट कैसे काम करती है। अलायंस यानी दो पार्टियों का, कोएलिशन यानी दो पार्टियों या मल्टी पार्टी सिस्टम की बनाई हुई सरकार। देखो, अब कोई सरकार स्टेट की है कि नेशन की है, ये कौन डिसाइड करेगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। कोई पार्टी, ध्यान से सुनना, पार्टी की बात करें हम, सरकार की नहीं। पार्टी मतलब दैट पार्टी इज़ अ नेशनल पार्टी और अ स्टेट पार्टी। ये कौन डिसाइड करेगा?
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सिंबल कौन डिसाइड करता है पार्टी का? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। रजिस्टर कौन करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। देखो पार्टी, स्टेट पार्टी पहले समझो। स्टेट पार्टी यानी जो एक राज्य में है, जैसे मध्य प्रदेश की कोई पार्टी है वो स्टेट पार्टी। फॉर एग्जांपल अगर आप जानना चाहें तो लोक दल, ठीक है, या मिज़ो फ्रंट या नागा फ्रंट, ये वाली जो पार्टीज़ होती हैं ये कहलाती हैं लोकल पार्टीज़। लोकल यानी स्टेट पार्टी, सिर्फ एक स्टेट में काम करती हैं। स्टेट पार्टी बनने के लिए जो कंडीशंस होती है वो 5 मार्कर में आती है। क्वेश्चन ऐसे लिखो एक, व्हाट आर द कंडीशंस फॉर बीइंग अ नेशनल पार्टी एंड कॉमा करके स्टेट पार्टी। तो ये दोनों आ जाएंगे। 3 मार्कर में कभी भी एक आता है, पूछा जाता है कि व्हाट आर द कंडीशंस फॉर बीइंग अ स्टेट पार्टी और नेशनल पार्टी। देखो अब पहले स्टेट पार्टी समझते हैं, फिर हम नेशन पे आते हैं। इस वाली चीज़ पे हम आ रहे हैं। देखो किसी पार्टी को स्टेट पार्टी बनना है, स्टेट मतलब वहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली में पहुँचना है और स्टेट की गवर्नमेंट बनाना है, तो सबसे पहले चुनाव लड़ने में उसको 6% वोट मिलना चाहिए। कहाँ के? लेजिस्लेटिव असेंबली के, प्लस कम से कम 2 सीटें उसको जीतना चाहिए। कहाँ की? लेजिस्लेटिव असेंबली की। जब वो ये कर लेती है तो उसको बोला जाता है स्टेट पार्टी। समझ में आया? जैसे कोई पार्टी फॉर एग्जांपल मध्य प्रदेश की स्टेट पार्टी बनना चाहती है तो उसे मध्य प्रदेश की असेंबली इलेक्शन यानी जो अभी नवंबर में होने वाले हैं उसमें कम से कम 6% वोट जीतना है और कम से कम 2 सीटें जीतना है। अगर वो इतना कर लेती है तो उसको बोलते हैं कि इट इज़ द स्टेट पार्टी। अब किसी पार्टी को नेशनल पार्टी बनना है, नेशनल मतलब लोकसभा में। यहाँ क्या था स्टेट में? लेजिस्लेटिव असेंबली। LA का मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली। अब नेशनल जब बनना है तो यहाँ क्या होगा? लोकसभा। लोकसभा और राज्यसभा हमारे नेशन को रिप्रेजेंट करती हैं। तो लोकसभा के लिए जब कभी नेशनल पार्टी बनना है तो उसको कम से कम 6% सीट जीतना है लोकसभा में। कहाँ? 4 स्टेट में और करके, या तो 6% सीट जीत जाए लोकसभा के स्टेट में एंड इन 4 स्टेट्स लेजिस्लेटिव असेंबली में जीत जाए, या तो लोकसभा की 6% सीटें जीत जाए। लोकसभा की 6% नहीं जीत रही है तो क्या करे? 4 स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में 6% जीत जाए। ठीक, तो 2 कंडीशन क्या हो गई? और का मतलब या तो ये या ये। ठीक, पहली कंडीशन 6% सीटें जीत जाए लोकसभा की, और यदि अगर नहीं जीत पा रही तो इसके अलावा क्या कर सकती है? 6% सीटें जीत जाए किन्हीं 4 स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली की। एक प्लस, प्लस का मतलब कंपलसरी होगा। क्या होगा कंपलसरी? 4 सीटें जीते लोकसभा में। अब वो किसी भी स्टेट से जीत सकती है। तो पहला क्या है? एटलीस्ट 6% ऑफ द वोट, ये सीट की जगह वोट आएगा इन लोकसभा। या तो 6% वोट, जितने टोटल वोट पोल हुए हैं, या तो वो वोट आ जाएं लोकसभा के। कहाँ पे? या तो लोकसभा में या फिर 4 स्टेट्स की लेजिस्लेटिव असेंबली में। बात समझ में आई? और कम से कम कितनी सीट जीत जाए? 4 सीट जीत जाए। तो क्वेश्चन ये आता है, हाउ स्टेट एंड नेशनल पार्टीज आर फॉर्म्ड, या व्हाट आर द कंडीशंस फॉर बीइंग अ नेशनल पार्टी, या व्हाट आर द कंडीशंस फॉर बीइंग अ स्टेट पार्टी। बात समझ में आई? नहीं आई हो तो एक बार फिर से इसको बैक करो, रिवर्स करो, फिर से इस इतने से पार्ट को सुनो। अब देखो कई बार कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए चैलेंजेस होते हैं। चैलेंजेस का मतलब, मान लो मैंने और आपने पार्टी बना ली, ठीक, हम चुनाव लड़ रहे हैं, हम लड़ गए, हमें किसी ने वोट दिया नहीं दिया ये बात की बात है, हम पार्टी बना के रजिस्टर कर सकते हैं, ये मैंने आपको बताया। जब मैंने और आपने पार्टी बनाई तो हमने बहुत छोटी चीज़ को रिप्रेजेंट किया, लेकिन जब कभी नेशनल पार्टी बनी, ठीक, किसको रिप्रेजेंट कर रही है? ये पूरे देश की जनता को रिप्रेजेंट कर रही है। तो क्या होगा? ऐसा तो है नहीं सारी पार्टी अच्छी होती हैं भाई, कुछ ना कुछ खराबी भी होती है।
पहले हम देखेंगे खराबी पे कि खराबियाँ क्या हैं, क्या चैलेंजेस हैं। जैसे ही जब हम चैलेंजेस देखेंगे तो रिफॉर्म हम अपने आप कर लेंगे। सबसे पहला चैलेंज जो होता है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। देखो, आप पार्टी में जब भी बात सुनते होंगे तो केवल और केवल बड़े नेता की आवाज़ आती होगी। बड़े नेता की आवाज़ का मतलब है केवल और केवल बड़े नेता आमने सामने आते हैं। छोटे नेता, छोटे कार्यकर्ता, उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, उनको कोई नहीं सुनता। क्यों ऐसा? क्योंकि वहाँ पे कोई इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है। जनरली क्या होता है, टिकट किसको मिलती है? जिसके पास ज़्यादा पावर हो, ज़्यादा पैसा हो। बात समझ में आई? तो इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है, छोटे कार्यकर्ता की सुनी नहीं जा रही है, बड़े बड़े की चल रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अंदर ही अंदर पार्टियों ने अपने आप को रिफॉर्म नहीं किया। तो सबसे पहला चैलेंज क्या होगा? लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। ना तो ये रजिस्टर कोई मेंटेन करते हैं कि कौन हमारा कार्यकर्ता है, कब से है। कई बार क्या होता है कि कोई उठा, अब मान लो कोई एक पार्टी के लिए 10 साल से काम कर रहा है, उसको टिकट मिलना था, नहीं मिला। कोई नया आया, पैसे वाली पार्टी थी, उसको टिकट दे देते हैं। नहीं तो कई बार दूसरा चैलेंज आता है। दूसरा चैलेंज क्या आता है? डायनेस्टिक सक्सेशन। डायनेस्टिक सक्सेशन का इजी मतलब होता है बेटे को टिकट दे देना। पहले बाप लड़ रहा था, बाप ने चुनाव जीता, कहीं बाप चले गए, नहीं मिल रहा, अब बेटे को टिकट दे दिया, उसके बाद उनके बेटे को टिकट दे दिया। ये क्या हुआ? जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र हो रहा। अरे भाई, जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र हो रहा तो बाकी लोग बेवकूफ़ हैं जो आपकी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं? हाँ। तो दूसरी चीज़ क्या है? डायनेस्टिक सक्सेशन। ये देखो, हर पॉलिटिकल पार्टी में ये होता है, इसके बिना पॉलिटिकल पार्टी चलती भी नहीं है। डायनेस्टिक सक्सेशन इज ऑलवेज देयर। ठीक। तीसरा, मनी एंड मसल पावर। जीतता कौन है? जिसके पास पैसा हो, जो बाहुबली हो। हमेशा चुनाव में वही जीतता है। आप भले पार्टी के लिए 50 साल से काम कर रहे हो, टिकट किसको मिलेगी? जिसके पास मनी और मसल पावर हो। तो ये एक बहुत बड़ा डिफेक्ट है डेमोक्रेसी का। ख़ास तौर पे पॉलिटिकल पार्टीज इस चीज़ पे कभी कोई काम नहीं करती है। मनी एंड मसल पावर की विनिंग प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा रहती है। जो ज़्यादा पैसे लगाएगा चुनाव में, उसको टिकट मिल जाता है। तो तीसरा चैलेंज क्या है? मनी एंड मसल पावर। चौथा चैलेंज है नो मीनिंगफुल चॉइस टू वोटर्स। देखो भाई, मैंने कोई कैंडिडेट खड़ा करा, आपको पसंद नहीं आया। कोई दूसरी पार्टी ने कैंडिडेट खड़ा करा, आपको भी पसंद नहीं आया। कोई तीसरे ने खड़ा करा, आपको वो भी पसंद नहीं आया। पसंद क्या आया आपको? कुछ भी नहीं। और तीनों कैंडिडेट मान लो गुंडे हैं, आपको तीनों में से कोई पसंद आएगा? नहीं आएगा। लेकिन सारी पार्टियां किसको खड़ा करेंगी? जिसके पास मनी एंड मसल पावर होगी। दैट मीन्स देयर इज़ नो मीनिंगफुल चॉइस टू दी वोटर्स। अब वोटर किसको वोट दे, किसको चुनाव में जिताए, आपके लिए कोई मीनिंगफुल चॉइस नहीं है। ये 4 चैलेंजेस हैं, आप रट लीजिए इसको। ये 5 मार्कर क्वेश्चन बनता है। व्हाट आर दी चैलेंजेस? क्वेश्चन लिख लीजिए, व्हाट आर दी चैलेंजेस फेस्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज। देखो, एक चीज़ और ध्यान से सुनो। अभी आपने देखा होगा आपके एनसीईआरटी में फॉलोइंग आर दी नेशनल पार्टीज़, उसमें चेंज हुआ है। 2023 के डाटा के हिसाब से 3 पॉलिटिकल पार्टी हट गई हैं और एक पॉलिटिकल पार्टी नई ऐड हुई है। आपके लिए होमवर्क है, आप ढूंढ के लाएंगे विच ऑफ दीज पार्टीज़ या नेम दी नेशनल पार्टीज़ ऑफ इंडिया। यह आपको लिखना है। इंडिया में भी 6 नेशनल पार्टी हैं, उन 6 के नाम आपको लिखना है। रिसेंटली एक पार्टी नई ऐड हुई है और कुछ पार्टियों को निकाला है। यह आपका होमवर्क है। अब देखो, हाउ पॉलिटिकल पार्टीज़ कैन बी रिफॉर्म्ड। मज़े की चीज़ देखो, आपको चैलेंजेस समझ में आ गए तो रिफॉर्म समझ में आ जाएगा। पहला चैलेंज क्या था? लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसीज। तो इसका रिफॉर्म क्या होगा? लॉ टू रेगुलेट इंटरनल मैटर्स। ये जो सेकंड पॉइंट है, अपन डायरेक्ट इस पे आ रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट पे हम 2 मिनट बाद आ रहे हैं।
लॉ टू रेगुलेट इंटरनल मैटर्स। अब इंटरनल मैटर को रेगुलेट करना है तो क्या करो, सबसे पहले एक रजिस्टर मेंटेन करो। किसका रजिस्टर? मेंबर्स का रजिस्टर। कौन कितने साल से हमारी पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम कर रहा है, वो सही काम कर रहा है या गलत काम कर रहा है, और ये डिसाइड कौन करेगा? एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी बना दो, उसको एज अ जज का फंक्शन दे दो, वो डिसाइड करेगा कि काम सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सही लोग कर भी रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। नंबर एक एंटी डिफेक्शन लॉ लेके आओ। एंटी डिफेक्शन लॉ अभी भी हमारे यहाँ है। डिफेक्शन का मतलब होता है चुनाव जीतने के बाद पार्टी बदल लेना। फॉर एग्जांपल मैंने ए पार्टी से चुनाव लड़ा, ठीक, लेकिन सरकार बन गई बी पार्टी की। बी पार्टी मेरे पास आई, बोली सर ज़बरदस्त देंगे, आ जाओ मिनिस्टर बनाएंगे, और मैंने चुनाव के लिए मिनिस्टर बनने के लिए पार्टी चेंज कर ली। दैट इज़ नोन एज डिफेक्शन। आपकी किताब में डिफेक्शन की डेफिनेशन दी हुई है, एक बार वो पढ़ लीजिए। तो एक हम एंटी डिफेक्शन लॉ लेके आए। एंटी डिफेक्शन लॉ का मतलब चुनाव जीतने के बाद पार्टी बदली तो मेरी सदस्यता लोकसभा या राज्यसभा या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली से ख़त्म। मतलब अब चुनाव जीतने के बाद मैं धोखा नहीं कर सकता। लॉ टू रेगुलेट इंटरनल मैटर मैंने आपको बता ही दिया। तीसरा आप ऐसा कर सकते हो, मान लो इंटरनल मैटर को रेगुलेट करना है आपको, ठीक, एक तरफ कर लिया, कुछ लिमिट तक करोगे। अच्छे कैंडिडेट्स लेके आना है। अच्छे कैंडिडेट मतलब ये जो हमने पढ़ा था ना, मनी एंड मसल पावर एंड नो मीनिंगफुल चॉइस टू वोटर। अच्छे कैंडिडेट लाना सबसे बढ़िया काम है। गिव 1/3 टिकट्स टू वुमेन्स। क्या होगा इससे? जैसे ही वुमेन रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा, वुमेन्स के लिए काम बढ़ जाएगा, उनके हित में काम होने लगेगा, एंड वर्क विल बी ईजियर टू रिफॉर्म द लॉज सो दैट क्राइम अगेंस्ट वुमेन विल डिक्रीज। राइट और रॉन्ग? तो क्या करो, 1/3 ऑफ द टिकट शुड बी गिवन टू वुमेन। ऐसा ले आओ। पंचायत राज में ऑलरेडी है कि पंचायत में 1/3 सीट्स आर रिजर्व टू वुमेन। ऐसा आप लोकसभा राज्यसभा में भी कर दीजिए और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में भी कर दीजिए। एक और कर सकते हैं क्या, स्टेट फंडिंग। देखो अभी जीत कौन रहा है? मनी एंड मसल पावर। उसकी जगह स्टेट फंडिंग कर दो। भैया तुम्हें अपना पैसा नहीं लगाना, चुनाव हम तुम्हें पैसा दे रहे हैं, तुम लड़ो, हम सबको बराबर देंगे। और जब सबको बराबर पैसा मिलेगा, लड़ने वाले सब बराबर हो जाए। अभी क्या होता है, जिसके पास पैसा वो चुनाव जीत जाता है। अब क्या किया, स्टेट ने पैसा दिया, बराबर पैसा दिया सबको, कौन जीतेगा चुनाव? भाई अब सबकी चांसेस इक्वल हो गए। तो जिसकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा होगी, जिस पे ट्रस्ट ज़्यादा होगा रादर देन मनी एंड मसल, वो जीत जाएगा। और क्या कर सकते हैं, पीपल्स प्रेशर बिल्डअप करो। देखो पीपल प्रेशर का मतलब होता है मीडिया के थ्रू आया, सपोज आप रिफॉर्म कीजिए नहीं तो आपको वोट नहीं देंगे, दैट इज़ कॉल्ड पीपल्स प्रेशर। जनता का प्रेशर सब करवा देता है। बात समझ में आई? यहाँ तक हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है, पॉलिटिकल पार्टीज़। हमने क्या क्या डिस्कस करा? सबसे पहले मीनिंग, दूसरा फंक्शन, तीसरा नेसेसिटी, चौथा स्टेट एंड नेशनल पार्टी, पांचवा चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टी, और छठवा हाउ टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज़। यहाँ ये चैप्टर आपका ख़त्म हो गया। इसमें इस चैप्टर में इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। इन्हीं 5-6 चीज़ों से क्वेश्चन बन जाएंगे। कुछ एक क्वेश्चन जो मैंने आपको दिए, जैसे व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिटिकल पार्टी। दूसरा क्वेश्चन मैंने दिया था व्हाट आर फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, ये 5 नंबर में आएगा। व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिटिकल पार्टी 3 नंबर में आएगा। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। जनरली ये क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन फिर भी कभी आया तो 3 नंबर में आ जाएगा। फंक्शंस वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर में आ सकता है। देखो इसके बाद क्राइटेरिया फॉर बीइंग अ नेशनल एंड स्टेट पार्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। किताब में एक पूरा पैराग्राफ दिया हुआ है, या तो बेटा समझ लेना, और समझ में नहीं आए तो उसको रट लेना, तुम्हारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। और ये अभी के लिए नहीं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर लाइफ टाइम। ज़िंदगी भर तुम्हें ये रटा होना चाहिए। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है 5 मार्कर में, अगेन व्हाट आर चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टी एंड हाउ इट कैन बी रिफॉर्म्ड। मैंने आपको दोनों चीज़ें अलग अलग करके भी बता दी हैं। चैलेंजेस जब भी आएगा 3 मार्कर में आएगा,
आप ये 3-4 चैलेंज 5 मार्कर में भी लिख सकते हैं एलोबरेट करके, या 3 मार्कर में है तो भी लिख सकते हैं। रिफॉर्म ये भी मैंने आपको बता दिया। बस इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। पॉलिटिकल क्वेश्चन कभी भी आंसर्स में नहीं पूछा जाता है, ख़ास तौर पे बोर्ड एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन पॉलिटिकल एजेंडा के थ्रू नहीं पूछा जाएगा, इसलिए आपसे पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं पूछा जाएगा। हालांकि एक बार ईयर देख लीजिएगा आप, कौन सी पार्टी कब एस्टैब्लिश हुई। मुश्किल है कि ये भी क्वेश्चन आए, लेकिन हाँ 1 मार्कर में आ सकता है। तो आप एक बार देख लीजिएगा कौन सी पार्टी कब एस्टैब्लिश हुई और किसने की, ठीक। अदरवाइज़ नहीं देखना हो तो छोड़ भी सकते हैं, पॉलिटिकल क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं आता है। दैट्स इट, यहाँ आपका चैप्टर ख़त्म हो गया है। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। गुड नाइट, हैव फन, एन्जॉय योर डे।